नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्राओं पे गए हुए हैं और उनको सम्मान मिल रहे हैं। घाना में वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है और इसको लेकर आईटी सेल नाच रहा है, खुश है, ऐसे बता रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, एक वीडियो के साथ ट्वीट किया। घाना में जो उनका सम्मान वगैरह हुआ था उसको लेते हुए घाना के जो राष्ट्रपति हैं उनको शुक्रिया कहते हुए ट्वीट किया। आप जाकर घाना के राष्ट्रपति का पेज देखिए, वहां पर कहीं आपको उस ट्वीट का न कोट ट्वीट मिलेगा, न रिट्वीट मिलेगा, ना ही जवाब में कहीं उन्होंने शुक्रिया लिखा है। अब नरेंद्र मोदी जी को जो ये सम्मान मिलते हैं, जिनको लेकर आईटी सेल वाले कूदते रहते हैं, बीजेपी तो कूदेगी ही, वो सम्मान क्या है बेसिकली? क्या इसमें से किसी एक सम्मान की भी उनकी यात्रा के पहले घोषणा हुई है कि जब भारतीय प्रधानमंत्री आएंगे तो उनको सम्मान मिलेगा? और घाना में तो कंडीशन ये है कि मुल्क जो घाना है, छोटा सा देश है, वो दो हिस्सों में बंट गया है। नरेंद्र मोदी जी के सम्मान को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने लिखा है कि यह सम्मान उनको नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है कि इन सम्मानों का कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इमेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले ही बात कर ली जाती है, छोटे मुल्क हैं, उनको भारत की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। अब भारत का इन्वेस्टमेंट होगा या फिर अडानी जी का इन्वेस्टमेंट होगा, ये तो कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। केरला कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से यह लिखा था कि घाना में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अडानी जी, तो अडानी जी का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन उन्होंने केवल एक न्यूज पीस लगाई थी, कोई सोर्स नहीं दिया था। ढूंढने पर मुझे भी कुछ खास मिला नहीं, इसलिए अभी कहना मुश्किल है। कल को हो सकता है घाना में अडानी जी पैसा लगाएं, घाना से भी अडानी जी पैसा कमाएं और इन सब के बदले में मोदी जी के लिए सम्मान मांगा जाता है। शर्त लगाई जाती है कि मोदी जी को आपको सम्मानित करना होगा। यह बात कई सारे एनालिस्टों की कहनी है। पर्दे के पीछे क्या होता है, क्या नहीं होता है, मैं नहीं जानता। लेकिन इन सम्मानों का मतलब क्या है, इन सम्मानों से देश को मिलता क्या है, बात करते हैं। 3 अप्रैल 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट की। यह रिपोर्ट बताती है कि भारतीय पासपोर्ट की जो रैंक है वो 148वें स्थान पर है। 180 के आसपास कुल देश हैं, उसमें 148वें स्थान पर आपकी रैंकिंग है। और आपके साथ 148वें स्थान पे जो आपका जोड़ीदार है, जिसकी रैंकिंग आपके बराबर है, उस देश का नाम मैंने तो नहीं सुना है, हो सकता है आपने सुना हो। उसका नाम है कोमोरोस। आपने सुना है कोमोरोस नाम के देश का नाम? मैंने तो नहीं सुना है। कितना महत्वपूर्ण देश है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस कोमोरोस जैसे छोटे से बिल्कुल नॉन इंपॉर्टेंट मुल्क के साथ भारत को खड़ा किया गया है पासपोर्ट रैंकिंग के मामले में। 2024 में हमारी जो रैंकिंग थी वो इससे एक नंबर ऊपर थी, 148 अभी है, 147वीं थी। और तब हम मोजाम्बिक के साथ थे, एक अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक के साथ हम थे। अब मोजाम्बिक भी हमसे एक नंबर ऊपर चला गया है। 2014 में प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने हैं, उसके बाद से हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग लगातार गिरती चली गई है। आपको सोशल मीडिया पर कितने ही वीडियोस मिलेंगे जहां लोग बाहर गए हैं और बता रहे हैं कि क्या हालत है। एक महिला का वीडियो आया था अभी हाल में, जिनकी फ्लाइट लेट हो गई थी, इसलिए फ्रैंकफर्ट से उनको कनेक्टिंग, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से उनको कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गई थी और उसके चलते एयरपोर्ट ने जो लोग भी उस फ्लाइट में थे उसके रुकने की व्यवस्था की थी। जो अमेरिकन नागरिक थे उनको 5 स्टार होटल में रुकवाया था। शहर घूमना उनके लिए, उनके पास शेंगन वीजा था तो उनके लिए शहर घूमना आसान काम था। 20 घंटे वो 5 स्टार होटल में थे, खाना पीना सब कुछ, क्योंकि वो अमेरिकन नागरिक थे। और हमारी जो महिला थी, हमारे देश की महिला, चूंकि उनके पास इंडियन पासपोर्ट था तो उनको एक कैप्सूल रूम में एयरपोर्ट पर ठहराया गया। जरा सा कमरा, कैप्सूल रूम। जो लोग यूरोप जाते हैं उनको, जो लोग यूरोप के सस्ते होटलों में रुकते हैं, उनको पता है कैप्सूल रूम क्या होता है। एक बेड होगा, एक टेबल होगा और एक छोटा सा लगा हुआ वॉशरूम होगा। उन्होंने वहां से वीडियो बनाया था और बताया था कि हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग का क्या हाल है, हमारे पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। इसके अलावा भी विदेश गए कई सारे भारतीय इस तरह के वीडियो बना चुके हैं कि ये जो डंका बजने की बात की जाती है,
मोदी जी कहीं जाते हैं, वहां पर जो भारतीय रहते हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, झाल मजीरा बजता है, वहां पर वो भाषण देते हैं और फिर कहा जाता है कि देखो हमारा डंका बज रहा है। उसकी असलियत यह है कि हमारे पासपोर्ट की, मैं खुद विदेश गया हूं, कई देशों में गया हूं और मुझे पता है कि भारतीय पासपोर्ट को कितना सम्मान मिलता है। यूरोप में तो अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसे ही देखा जाता है जैसे आप वहां बसने के लिए आए हैं और हर चंद कोशिश की जाती है कि कैसे भी आपको वहां से बाहर कर दिया जाए। वैसे जब आप वीजा बनवाने जाएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। तो अगर पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, देश वालों की कोई इज्जत नहीं है, तो मोदी जी को कितने भी सम्मान मिल जाए, इससे देश को फर्क क्या पड़ता है। डिप्लोमेसी की आप बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें डिप्लोमेसी की करते हैं, लेकिन सारा नौटंकी जो होती है, सारा काम जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर यह संदेश देने के लिए होता है कि हम बड़ी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, इतनी बार उस पर बात हो चुकी है कि अब बात करने का भी मन नहीं करता है। 19-20 बार ट्रंप कह चुका है कि मैंने धमकी देकर सीज फायर करवाया। उस समय एक बड़ी घोषणा हुई थी कि पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को, जिसमें शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, मावरा होकेन, यमुना जैदी, हानिया आमिर, फवाद खान, इस तरह के जो लोग हैं, वहां के लोकप्रिय लोग हैं, उनका इंस्टाग्राम और बाकी सब ट्विटर अकाउंट्स वगैरह बैन किए गए थे। कई सारे यूट्यूब अकाउंट भी हिंदुस्तान के अंदर बैन कर दिए गए थे। अचानक एक दिन दिखा 2 दिन पहले कि वो सारे अकाउंट फिर से लाइव हो गए हैं, और सिर्फ लाइव नहीं हो गए हैं, शाहिद अफरीदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी जिसमें मोदी जी के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल भी किया। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे हमेशा बुरा लगता है अगर कोई हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ विदेश का आदमी इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल करता है। हल्ला हुआ, चारों तरफ हल्ला मच गया कि भाई पाकिस्तान का अकाउंट जब बैन हुआ था तो इसको मास्टर स्ट्रोक बताते हुए बड़ा शोर मचा था। अब जब वो अनबैन हो गया है तो उस पर बात क्यों नहीं हो रही है। अचानक से आईटी सेल के ट्रॉल्स कहने लगे कि गवर्नमेंट मीडिया बता रही है, गवर्नमेंट के सोर्सेज बता रहे हैं कि ये किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो गया था। एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, किसी बाबू की औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के बैन पर, एक इंटरनेशनल इशू पर, बिना ऊपर से आदेश मिले किसी इंटरनेशनल इशू में ऐसा कदम उठा दे कि गवर्नमेंट ने जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया है उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनबैन कर दिया जाए। अगर वो अनबैन हुए थे तो टेक्निकल ग्लिच का भी कोई सवाल नहीं है, बाबू का भी कोई सवाल नहीं है, वो सरकारी निर्णय रहा होगा। जब देखा गया उसको लेकर तमाशा बहुत मच गया है तो फिर से उसको बैन कर दिया गया। और सोचिए, इतने बड़े कदम पर ना कोई बयान आया, ना तो बैन करने पर कोई बयान आया और ना ही अनबैन करने पर कोई बयान आया। किस तरह से हमारी विदेश नीति चल रही है उसका यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और दुनिया भर में हालत आप देखिए, माली में 3 भारतीय मजदूरों को अचानक से, जो वहां पे काम कर रहे थे, भारतीय नागरिक थे, कायेस नाम का शहर है जहां पर डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में ये लोग काम करते थे, उन 3 नागरिकों को हथियारबंद हमलावरों ने फैक्ट्री में घुसकर बंधक बना लिया। अब ये जो समूह है वो कहा जाता है अल कायदा के साथ जुड़ा हुआ है। इसने 3 भारतीयों को उठा लिया। 2-3 दिन बीत गए हैं, अभी तक उनकी कहीं से कोई खबर नहीं आई है। विदेश मंत्रालय हमारा कह रहा है कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। चलिए, आतंकवादी हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरी घटना देख लीजिए। क्वाड की एक बैठक हुई थी। ये जो क्वाड है उसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, यानी दुनिया के 3 इंपॉर्टेंट जो देश हैं वो भारत के साथ क्वाड में शामिल हैं। इसकी मीटिंग के लिए जयशंकर साहब अमेरिका गए थे और इसमें पहलगाम हमले को लेकर प्रस्ताव आना था। पहलगाम हमले को लेकर जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव में आतंकवाद की मलामत और मजम्मत तो थी, लेकिन पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं था। हुआ ये कि एक बयान पहले राजनाथ सिंह और वहां के विदेश मंत्री का रूबियो का साथ में जारी किया गया जिसमें पाकिस्तान का नाम था, और 2 घंटे के अंदर वो बयान डिलीट हो गया, वापस ले लिया गया और बिना पाकिस्तान के नाम वाला बयान जारी किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि बैसरण घाटी में जो हमला हुआ था वो पाकिस्तान ने किया था। अब अगर आप फर्ज कीजिए इस बात को कि दुनिया के इंपॉर्टेंट मुल्क, क्योंकि पहले ही एससीओ में यह हो चुका है,
शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भारत एक मेंबर है, चाइना भी है, उसमें रशिया भी है, कुछ दीगर मुल्क भी हैं, वहां पर यह बात आई थी और वहां पर तो बैसरण घाटी का नाम ही नहीं लिया गया। वहां पर पाकिस्तान बलूचिस्तान को शामिल करा के भारत के ऊपर उंगली उठवाने में कामयाब हो गया, लेकिन आप बैसरण घाटी को शामिल करवा के पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठवाने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो क्वाड में भी यही हुआ, क्वाड में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, वहां एससीओ में बैसरण घाटी पर बात ही नहीं हुई, पहलगाम हमले पर बात ही नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया के सारे देश जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार बैसरण घाटी में जो हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान का हाथ है, इस बात का सबूत देने में असफल हो गई है। जितनी जल्दीबाजी फटाफट बयान जारी करने में, हमला करने में और सीज फायर करने में की गई, अगर वो नहीं की गई होती और 26/11 जो मुंबई में हुआ था उस घटना से सबक लेते हुए सबूत इकट्ठा किए गए होते कायदे से, तो आज ये स्थिति नहीं होती। कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, मनमोहन सिंह के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। उस समय जो हमारे गृह मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था, शिवराज पाटिल को। लेकिन जरा याद कीजिए कि 26/11 जब हुआ था तो न केवल हमलावर पकड़े गए थे, बल्कि हमलावर पाकिस्तान के किस इलाके से, किस गांव से आए थे, इस बात का सबूत सारी दुनिया को दिया गया था। नतीजा यह हुआ था कि पाकिस्तान एक तरफ हो गया था, किनारे कर दिया गया था। एफएटीएफ में उसकी मलामत हुई थी, मजम्मत हुई थी। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब मुल्कों ने उसकी मजम्मत की थी और हम कूटनीतिक तौर पर, डिप्लोमेसी के तौर पर बेहद सफल हुए थे। यहां क्या मिला आपको? आपने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, बहुत अच्छा किया। आपने कहा आतंकवादी ठिकाने तबाह कर दिए कुछ, लेकिन वो ठिकाने फिर से बन जाएंगे, वो मसाजिद फिर से बन जाएंगी जहां पर आतंकवादियों को पाला जाता है, वो ठिकाने भी फिर से बन जाएंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके साथ है और वो बनवा देंगे। कोई इंपॉर्टेंट आतंकवादी मारा गया हो, इसकी भी खबर भारत सरकार ने हमको नहीं दी कि इस इंपॉर्टेंट आतंकवादी को मार दिया गया। तो मिला क्या? दुनिया भर में यह संदेश गया कि भारत ने अग्रेशन किया, भारत ने हमला किया, क्योंकि आपने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया कि पाकिस्तान उस हमले में शामिल है। आपने कहा, आपने सोचा कि सिर्फ जबानी बातें करेंगे और बात हो जाएगी। अगर सबूत दिया होता तो क्वाड या एससीओ में यह हो नहीं सकता था कि बयान के अंदर पाकिस्तान का नाम ना आए। चलिए मान लेते हैं कि आपने सबूत दिया, और अगर सबूत देने के बाद भी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जापान पहले ही एफएटीएफ में जब भारत पाकिस्तान का नाम शामिल कराने की कोशिश कर रहा था तो उसके खिलाफ वोटिंग कर चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप तो बाकायदा आसिम मुनीर को बुलाकर लंच करवा चुके हैं। आसिम मुनीर उसके बदले में उनके लिए नोबेल प्राइज मांग चुका है और पाकिस्तान को ग्रेट कंट्री तो कह ही चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से अलग नहीं जाएगा, ये सब आप जानते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया से आपके कितने भी तिजारती रिश्ते हों। तो अगर आपने सबूत पेश कर दिए हैं और उसके बावजूद ये मुल्क पाकिस्तान का नाम लेने को तैयार नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो आप रोज बरोज यात्राएं करते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, 30-30 साल जिन मुल्कों में कभी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत नहीं हुई वो भी आपने कवर कर लिए हैं। दुनिया के अब गिने चुने मुल्क बचे हैं जहां नरेंद्र मोदी के पांव नहीं पड़े हैं। 2-4 साल और सत्ता में रह गए तो शायद उन मुल्कों की भी यात्रा कर लें और उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुल्कों की यात्रा करने वाले कोई राष्ट्राध्यक्ष हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन इन सबसे भारत की इज्जत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, इन सबसे डिप्लोमेटिक कोई हमारी जीत नहीं हुई है। हमारा कोई परमानेंट, जिसको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं, बचा ही नहीं है। कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जो मुल्क हर हाल में हमारे साथ खड़ा हो। ईरान हमारा दोस्त था, लेकिन ईरान के ऊपर जब हमला हुआ तो आप खामोश रह गए। इजराइल दुनिया में किसी का दोस्त नहीं है, किसी के लिए कभी इजराइल खड़ा नहीं हुआ है। वो अपने लिए ही काफी है, इतनी जंगों में लगातार फंसा हुआ है कि वो किसी की क्या मदद करेगा। आपको बहुत दे सकता है, वो तो जासूसी के उपकरण दे सकता है, और उनका क्या फायदा हुआ ये आप जानते हैं। कनाडा में एक खालिस्तानी नेता की हत्या हुई, सिख की हत्या हुई, और उसके बाद जिस तरह से आपकी बेइज्जती हुई है दुनिया भर में, आप जानते हैं।
अमेरिका में तो आपने जिसको डिप्लॉय किया हुआ था, कहा गया कि वही पकड़ा गया। डबल एजेंट ने उसको ही पकड़ लिया और अमेरिका उसके बाद से लगातार आपकी नस दबाए हुए है। अडानी जो आपका सबसे प्रिय पूंजीपति है, उसके ऊपर अमेरिका में केस है। तो इन सारी यात्राओं से अडानी ने जितना भी पैसा कमा लिया हो, अडानी का बिजनेस जितना भी बढ़ गया हो, भारत को क्या हासिल हुआ? एक देश के रूप में हमारे देश को क्या मिला? अगर हमारी मुसीबत में कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा है, तो यह सवाल बार 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 क्यों नहीं पूछा जाएगा कि आपकी डिप्लोमेसी बुरी तरह से फेल हुई है? अगर इस आतंकवादी हमले के बाद जो पहलगाम में हमला हुआ था, एक भी मुल्क पाकिस्तान का नाम लेकर यह कहने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो फिर आपकी डिप्लोमेसी असल में गड्ढे में है। आपके सांसद जाते हैं, निकलते हैं, 7 स्टार होटलों में रुकते हैं, इनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। बहुत कम मुल्क ऐसे थे जहां पर इंपॉर्टेंट लोगों से उनकी मुलाकात हुई और उसका हासिल क्या है? हासिल है एक बिग जीरो। एक भी मुल्क को आप तैयार नहीं कर पाए इस बात के लिए कि वो आपकी जबान बोले। ये मैंने पहले भी बताया था कि यूएनएससी में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 महीने का सिर्फ ये अपॉइंटमेंट होता है और सर्कुलर होता है। एक के बाद एक का नंबर आता है। आपके देश के नाम का जो पहला अक्षर है उसके हिसाब से आपका नंबर आता है। भारत भी पहले यूएनएससी का अध्यक्ष रह चुका है, पाकिस्तान भी पहले यूएनएससी का अध्यक्ष रह चुका है। 1 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सब जानते हैं। बड़ी बात यह है कि यूएनएससी के अंदर आतंकवाद से जुड़ी 2 संस्थाओं में पाकिस्तान को बड़ा पद मिला है। जिस पाकिस्तान के ऊपर आप आरोप लगाते हैं कि वह आतंकवाद को प्रश्रय देता है, और पाकिस्तान के नेताओं ने तो खुलेआम माना है इस बात को। आसिम मुनीर कह रहा है कि कश्मीर के अंदर जो हस्तक्षेप है वो लीगल है, और आप इसके बावजूद पाकिस्तान को आतंकवादी जो संगठनों के खिलाफ ग्रुप्स बने हुए हैं यूएन के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करने से रोक नहीं पाते। ना आप आईएमएफ का लोन रोक पाते हैं, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात और वीडियो वगैरह शेयर करने के बावजूद एडीबी का लोन रोक पाते हैं। आप कर क्या पाते हैं? सिर्फ विदेश यात्राएं और ये फर्जी सम्मान इकट्ठा करना जिनका कोई मतलब नहीं है। डंका तब बजता जब हमारा पासपोर्ट ऐसा होता कि हम कहीं के वीजा के लिए अप्लाई करते और खट से वीजा मिल जाता और वहां जाने पर हमको इज्जत मिलती। डंका तब बजता जब हमारे देश के ऊपर हमला हुआ और दुनिया के तमाम बड़े मुल्क हमारे साथ खड़े हो जाते। डंका तब बजता जब ट्रंप की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो 19 बार कहे कि जबरदस्ती उसने आपसे सीज फायर करवाया हुआ है। डंका नहीं बज रहा है, डंका फटा हुआ है। 10 हिंदुस्तानियों को बिठाकर झाल मजीरा बजवाने से डंका नहीं बजता है। इस तरह के सम्मान इकट्ठा करने से डंका नहीं बजता है। डंका तब बजता है जब देश की मोरल वैल्यू सारी दुनिया में स्वीकार की जाती है। डंका बजता था हमारे देश का। नाम ले लूंगा इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का, तो बहुत सारे भक्तों को बुरा लग जाएगा, लेकिन हकीकत तो यही है कि दुनिया भर में जो हमारा सम्मान था पिछले 14 सालों में नफरतियों ने और सरकार की गलत नीतियों ने धीरे 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 खत्म कर दिया है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।